आज की वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज 2025-26 के बजट के बारे में। हाल ही में जो है बजट जारी हो चुके हैं और बजट से संबंधित जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सभी जो है हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हालांकि अभी ये पार्ट 1 रहेगा क्योंकि इसमें ज़रूरत महसूस हो रही है पार्ट 2 की भी, जहाँ पे हम जो है कुछ और जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के बजट के बारे में। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ यार, एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा समझिए। एग्ज़ाम में जो रिपोर्ट्स होते हैं ना उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब नॉर्मल ऐसे प्रश्न नहीं पूछता जैसे रामायण वाटिका कहाँ पे है, क्रिप्टोग्राम पार्क कहाँ पे, ऐसे प्रश्न नहीं आते। रिपोर्ट पढ़िए, रिपोर्ट के अंदर से प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। हम भी वही कोशिश करते हैं रिपोर्ट के अंदर से प्रश्न निकालने की। इस टाइप से जैसे बजट से क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएगा। अगर आप हाल ही में जो भी पेपर हुए हैं उनमें से अगर कुछ आप देखोगे और अगर आप सक्षम से कंटिन्यूस जुड़े हुए हो तो यहाँ वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इन रिपोर्टों के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो करवाए हुए भी थे। तो रिपोर्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। तो आज का जो रहेगा हमारा एमसीक्यूज के फॉर्म में रहेगा, जो इसका कंप्लीट वीडियो है, जो बिल्कुल सेपरेट वीडियो जहाँ पे कंप्लीट बजट होगा। थोड़ा सा वो करप्ट हो गया था तो उसको कोशिश करेंगे यार आगे वीडियो में जल्दी ही लाने की, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज के फॉर्म में सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कुल आकार बजट का इस बार कितना है आपको ये बताना था, और ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका बजट का आकार है यार वो है आपके पास यहाँ पे 1,00,000 करोड़ रुपए। 2025-26 के बारे में बात हो रही है। देखिए 2025-26 में आपके पास जो बजट का आकार मिल जाएगा वो कहाँ मिलेगा आपके पास, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, इससे पहले जो था बजट वो था 89 के आसपास, ठीक है, मतलब 89,000 के आसपास था जो एस्टिमेटेड बजट था 2024-25 का। अब क्योंकि इस बार ये बढ़ चुका है तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये पहली बार जो है इतना बड़ा है। देखिए जब पहली बार बजट पेश किया गया था वो किया गया था आपके पास 2000 में। तो 2000 में जो है आप मतलब 2001 में जो है पहला बजट पेश किया गया था। रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा जो है आपका ये बजट पेश किया गया था। और जब भी बात करेंगे निर्वाचित सरकार की तो 2002-03 में आपके पास जो है एनडी तिवारी जी द्वारा पहला बजट पेश किया गया था निर्वाचित सरकार का, ठीक है। तो दो चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि अब देखिए 2001 से लेकर के आज 2025 हो चुका है तो कंटिन्यूसली जो है खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है बजट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है भैया कितना बजट आपका बड़ा है, ताकि जो है एक चीज़ों में थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहे। और ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न भी होते हैं। तो पहली बार जो है भैया 1,00,000 जो है ये बजट जा चुका है। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया है। अगर आप 2023-24 के बारे में बात करेंगे तो उस समय 81,000 था, और भविष्य में भी यार ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के 2025-26 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने % की वृद्धि हुई है। अब इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो अभी आपके पास जो पहले था वो आपके पास भाई इतना था, कितना, इसके बारे में बात कर रहे थे हम, 1,00,000 है। इससे पहले आपके पास 89 था। तो एक्चुअल में जो बजट बढ़ा वो कितना बढ़ा है आपके पास, ये याद रखना आपके पास, या 13.38% बढ़ा। सेट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, आपको इसी टाइप से इसको याद कर लेना है। ऐसे ही जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए स्क्रीनशॉट पे लगाई गई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ी बहुत आपकी जानकारी के लिए। अदरवाइज़ हम इसमें जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हम जाएंगे नहीं, हम वो चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 2025-26 में राजस्व में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं। अनुमानित आंकड़ा बताना है आपको कि अनुमानित आंकड़ा कितना है। देखिएगा नॉर्मल सी बात है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, राजस्व व्यय, और एक होता है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, राजस्व खर्चा। ये वो खर्चा होता है जिससे सरकार कोई पैसा नहीं कमाती है, ये सरकार संपत्ति नहीं बनाती है, तो ये सरकार को देना पड़ता है। समझ में आ रही बात। जैसे सरकार पेंशन के ऊपर खर्चा करती है, सरकार सैलरी देती है लोगों को, तो सरकार सैलरी से थोड़ा ना कमा रही है पैसे, है ना, समझ रहे हो बात। तो ये पेंशन हो गया, सैलरी दे रही है सरकार, सब्सिडी दे रही है, स्कूल अस्पताल के कुछ खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे जो है इस टाइप के जो खर्चे होते हैं, जो व्यय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। सेम एज आपके पास इसी टाइप से आपके पास दूसरा होता है जिसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम बोलते हैं पूंजीगत खर्चे, ठीक। तो ये पूंजीगत खर्चा क्या होता है, ये पूंजीगत खर्चे का मतलब सरकार जहाँ पे पैसा व्यय कर रही है, सरकार जहाँ पे पैसा लगा रही है उससे सरकार को पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी मतलब सरकार को। बट फ्यूचर में जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रेलवे का नेटवर्क बनाया, ठीक है, तो सरकार इससे कल के दिन पैसा कमाएगी। सरकार जो है सड़क पुल बना रही है तो सरकार कल के दिन इससे पैसे कमाएगी। तो इस टाइप से सरकार जो है अलग अलग जगह पैसा खर्चा करती है। तो यही इसको बोला गया कि राजस्व व्यय कितना है, मतलब सरकार पेंशन में, सैलरी में, सब्सिडीज़ में, है ना, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनको चलाने में कितना खर्चा करती है। तो वो आपके पास आ जाएगा 51,954।
इतना करोड़ रुपए। और जो रेस्ट है आपके पास कौन सा, ये आपके पास पूंजीगत जो खर्चे वाला आ जाएगा यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली बात है 40,000 के आसपास आपका ये आ जाता है, ठीक है, तो इसको समझ जाइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यार कुल प्राप्तियों के बारे में। देखो खर्चे तो हम बात कर ही रहे हैं, व्यय कि भैया व्यय कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। पूंजीगत व्यय कितना है भैया, 41,000, इतना पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना। तो ये व्यय है। प्राप्त कितना होगा, मतलब लगाने के बाद पैसा प्राप्त भी हो रहा है, तो कुल प्राप्तियां कितनी है, देखो कुल प्राप्तियां हैं इतनी कि भैया इतना जो है आपके पास जो है प्राप्त होगा। तो ये एस्टिमेटेड होते हैं ये सारे, होगा ना होगा वो बात की बात है, अभी किसको नहीं पता। अभी आपका मान लो अगर मंथली आप 50,000 रुपये कमाते हो तो आपका एक एस्टिमेट है कि भैया ठीक है भैया 10,000 रुपये मेरा राशन पे लगेगा, 10,000 रुपये मैं बच्चों के स्कूल का खर्चा होगा, 10,000 रुपये मैं इसमें खर्चा करूंगा, और बीच में कोई खुदा ना खासा किसी की तबीयत खराब हो गई तो पैसा इधर उधर लग गया। तो ये एस्टिमेटेड होते हैं, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता कोई कि भैया कितना ही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो इतना आपके पास जो है बन जाएगा, कितना है 1010, इसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास अनुमानित है। राजस्व प्राप्तियों के बारे में बात करेंगे तो राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी आपके पास, ये वाला आपके पास हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी होंगी आपके पास, ये आपके पास पूंजीगत प्राप्तियां हो जाएंगी। अच्छा, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां मतलब जो टैक्स वगैरह से जो चीज़ें जो है आपके पास कलेक्ट होती हैं उसको बोला जाता है। क्लियर होगी बात। खैर इसके बारे में आगे बात करेंगे, नहीं तो मैंने आपको कहा इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी यार, ये पूरा फिर इकोनॉमिक वाला पार्ट हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी चली जाती है। इसी टाइप से आप देखेंगे यहाँ पे कि यार इस समय इतना करोड़, 1 लाख करोड़ का जो है आपके पास ये बजट का आकार है, और इसमें 13.38% जो है आपके पास ये इस समय बढ़ा है। तो ये छोटी छोटी फैक्ट्स जो होते हैं वो पकड़ने होते हैं। अगर आपने जिस दिन इनको पकड़ना सीख लिया तो उस दिन आप जो है करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम जो होते हैं वो थोड़ा सा क्रैक करना ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती क्या हैं। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत। देखिए अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, पूंजीगत व्यय के बारे में ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके बारे में हमने बात की थी यार, 41,000 के आसपास जो है पूंजीगत व्यय आपके पास होगा। तो बोला ये कुल बजट का कितना व्यय, मतलब जो हम 1 लाख करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं उसका कितना व्यय जो है आपका इतना जाएगा। तो जो सिंपल सी बात है, 1 लाख का जो भी है उतना जो है आप इसका परसेंटेज निकाल लो, और जब आप इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना परसेंट आएगा आपके पास, ये 40.73% जो है आपके पास आ जाएगा। तो आपको ना ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी, दैट्स इट, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे निकालना थोड़ी रखोगे आप, और ना ये ऐसे टर्म्स याद भी नहीं होते, कितना पैसा उतना पैसा, ये याद नहीं होता है। तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, आपको ये बताया गया है। अब देखो कि भैया देखो प्रति व्यक्ति आय में कितनी बोला पैसों की वृद्धि हो सकती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर हम बात करेंगे इससे पहले वाले साल के बारे में, तो वहाँ पे बताया गया था कि 2,46,178 रुपये बोला प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी राज्य की। मतलब जो एक आदमी है इतना पैसा बोला साल में कमा सकता है। अभी क्या बोला गया, अभी बोला गया अब ये जो बढ़ जाएगी बोला, और ये 2,74,000 इतने के आसपास जो है ये पैसा रहने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है पहले इतना था अब इतना है। हालांकि होता है नहीं होता ये नहीं पता है, ये तो साल के बाद में ही पता चलेगा कितना अटेन कर पाए हैं, कि वाकई में लोग इतना पैसा कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। बट अभी इतना है कि कितना परसेंट की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है, तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है यार 11.33% ये जो है अनुमानित है, ठीक है ना, अनुमानित है, ये नहीं पता है कि कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बस ये याद रखिएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 से 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। देखिए इससे पहले हमने बात की थी उत्तराखंड के बेसिस पे, अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है ना। इससे पहले हमने उत्तराखंड के बेसिस पे बात की थी, अब राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए राष्ट्रीय स्तर पे पहले थी 1,84,000 रुपये, मतलब 1,84,205, ठीक। अब अगेन नंबर्स पे हम ज़्यादा जा रहे हैं, बट अब कितनी हो जाएगी बोला, ये 2 लाख के आसपास हो जाएगी, 2,01,62, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये याद रखना आपको 8.7% की, बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि भैया कितना परसेंट की वृद्धि है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपके पास शायद ही कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। खैर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है। देखिएगा यहाँ पे तृतीय क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है आपके पास जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान था वो सर्वाधिक था, वो था 46%। उसके बाद तृतीय क्षेत्र का था और प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम था। इस बार जो है आपको जो तृतीय क्षेत्र का योगदान है बोला वो सबसे ज़्यादा है, यानी 46.7%। ये आपके पास सेवा क्षेत्र होता है। जो आपके पास प्राथमिक क्षेत्र है उसमें जो योगदान है वो आपके पास लगभग यही 9 पॉइंट के आसपास ही आएगा, 9.8% के आसपास। और ये जो होता है आपके पास ये कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं। इसी टाइप से जो द्वितीयक होता है इसमें आपके पास जो उद्योग धंधे होते हैं, मतलब इससे कितना जो है पैसा आ रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है उसमें इस समय 43.5% है। इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कि किसका जो है योगदान कितना है। तो अभी जो है आपके पास जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान सर्वाधिक है, पहले आपके पास द्वितीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था।
इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कैंपा योजना के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अगेन बात अब होती है कैंपा योजना के बारे में। अब देखिए, सरकार जितने भी पैसा लगाती है ना, ऑब्वियसली बात है, बजट है यार कि हम इतना पैसा इसमें लगाएंगे, इतना पैसा इसमें लगाएंगे। अब इतना सारा सबका पैसा थोड़ा रटते रहेंगे, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें स्कीम्स जो होती हैं, जैसे महिलाओं से रिलेटेड जो स्कीम्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो स्कीम होती है वही परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डाली गई हैं, जैसे कैंपा योजना है। इस कैंपा योजना के लिए कितनी धनराशि जो है आवंटित की गई है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए यार आपके पास 395 करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटित किए गए हैं। सेम एज यहाँ पे आपके पास सामाजिक सुरक्षा के लिए बात हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए आपके पास जो यहाँ पे कितनी जो धनराशि है वो आवंटित की गई है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास 918 इतने करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटित किए गए हैं। यहाँ पे बात हो रही है विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी देने के लिए कि भैया जो आपके पास डिफरेंट जो आपके पास योजनाएं चलती हैं, स्कीम्स हैं, उसमें जो भी सब्सिडीज़ देनी है उसके लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है, तो ये आपके पास है 600 करोड़ रुपए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रश्न है ना, वो हर कोई नहीं पढ़ता है। ध्यान रखो, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी ज़्यादा पूछा जाता है। और चलिए खैर आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसी टाइप से अन्नपूर्ति के बारे में बात हो रही है कि अन्नपूर्ति योजना में कितनी धनराशि जो है अन्नपूर्ति योजना के लिए यहाँ पे दी गई है। तो उसको याद रखिएगा, आपके पास 207 जो करोड़ रुपए हैं वो अन्नपूर्ति के लिए दिए गए हैं। सेम एज यहाँ पे देखिएगा, आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें आपको क्या करवाया है, 207 नहीं, इसको 207 मत कीजिएगा आप, इसमें करना 600 करोड़ रुपए। इसमें 600 करोड़ हो गया, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। ये 600 करोड़ इधर नहीं है, ये आपके पास मिलेगा 918 करोड़ रुपए, ठीक है ना। मैं वही सोच रहा था सब्सिडी में इतना पैसा कम क्यों आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, 918 कर लीजिएगा। इसको हटा के आप इसमें कर लीजिएगा 600 करोड़ रुपए, ठीक। और अब जाके जो 207 करोड़ रुपीज़ हैं वो आपके पास प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी राशि प्रस्तावित है। तो इसलिए जो थोड़ा सा ये वाला जो प्रधानमंत्री आवास है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय राशन कार्ड धारक जो हैं आपके पास बताना है कि भाई कितनी धनराशि जो है इनको। अब देखो, नमक पोषण योजना अगर आपको पता होगा लास्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ने चलाई थी, है ना, तो उसके लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित है, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो 34 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए प्रस्तावित की गई। इसीलिए नमक पोषण अभी तक आया भी नहीं है। ये प्रश्न भी जो है आगामी जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे देखिएगा, साइंस सिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि जो साइंस सिटी और विज्ञान केंद्र हैं उनके लिए कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई है, तो यहाँ पे 26 करोड़ रुपये भैया इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिएगा ये यहाँ वाला जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि देखिए जो 2025-26 है ये किस मॉडल पर आधारित है, जो इस बार का बजट है, तो ये नमो मॉडल और ज्ञान मॉडल, इन दोनों पे जो है ये बजट आपका आधारित है। अब इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब आपके पास गरीब, वाई से आपके पास युवा, और ए का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब नारी। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो आपका पास ज्ञान बजट है उसमें एन का मतलब क्या है, भाई तब आपको पता होना चाहिए इसका मतलब नारी से मतलब है, ठीक। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिखी भी गई हैं। देखिए यहाँ पे ये ज्ञान लिखा ना, ज्ञान ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इसी टाइप से देखिएगा जो जी है उस जी को पूरा कैटेगराइज किया, पूरा डिस्क्राइब किया गया उस जी को। तो ये पूरा वही जो एक्चुअल बजट है उसी की जो है आपको जो पीडीएफ है उसको यहाँ पे डाली गई है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो नमो और ज्ञान मॉडल। अब देखिए ज्ञान का बारे में तो आप समझ ही गए हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, नारी है। इसी टाइप से जब हम नमो बजट के बारे में बात करते हैं, अब देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भैया ये बताइए कि भैया जो आपके पास नमो बजट है उसमें एम का क्या अर्थ है। तो एम का क्या अर्थ है भैया, देखिए यहाँ पे N4 क्या होगा आपके पास, नवाचार, ठीक। ए का मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भर, एम का मतलब हो जाएगा महान विरासत, और ओ जो आपको यहाँ पे दिया गया ओ का मतलब आपके पास हो जाएगा ओजस्वी मानव संसाधन, और यही होता आपके पास नमो का मतलब। यहाँ पे एम से आपका मतलब पूछा गया था कि यार एम का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये महान विरासत से आपका यहाँ पे मतलब हो जाता है। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं बनाए, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड अपने आप जो है क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, जिसको मेरी पिच ज़्यादा लगती है आप लोग जो है यूट्यूब में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आप स्पीड भी स्लो कर सकते हैं। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे नमो में ओ का मतलब क्या है। अभी हमने ओ देखा था ना, तो ओ का मतलब क्या था, देखिएगा ओ कहाँ पे था, ओ ये था ओ, और ओ का मतलब क्या है, ओजस्वी मानव संसाधन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओजस्वी मानव संसाधन,
क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे ये नमो का मतलब क्या है, नमो का मतलब यानी नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत और ओजस्वी। ठीक, और ये थोड़ा सा ना एग्जाम में कभी आ गया तो ये थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, क्योंकि फिर अब देखो ना, एन का मतलब तो नवाचार तो नहीं होता ना इंग्लिश में, नवाचार तो इंग्लिश में तो नवाचार का मतलब ही कुछ और होता है। अब ए का मतलब आत्मनिर्भर थोड़ी होगा इंग्लिश में तो डिपेंडेंसी होती है। अब इंग्लिश में क्या लिखा जाए इसका, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। तो ये ट्रांसलेशन में ना जब भी एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम होती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी में भी जरूर पढ़ा करें ऐसे केसेस में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा उत्तराखंड बजट 2025-26 में कुल व्यय में सबसे अधिक जो धनराशि है वो किस सेवा के लिए आवंटित की गई है। अब देखिए हमारे पास विभिन्न सेवाएं होती हैं, सामान्य सेवा है, सामाजिक सेवा है, आर्थिक सेवा है। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, जो सबसे ज़्यादा जो मतलब पैसा जो आवंटित किया गया है वो किया गया है आपके पास सामाजिक सेवाओं के लिए। इसमें लगभग आपके पास 27,000 करोड़ के आसपास जो है इसमें आपके पास पैसा दिया गया है। तो ये बस मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें डाला है कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा किसके लिए गया है, सामाजिक सेवाओं के लिए गया है। इसके बाद किसके लिए गया है, उसके बाद गया है सामान्य सेवाओं के लिए। मतलब यहाँ पे चाहो तो आप एक बार देख भी लीजिएगा, 27,000 करोड़ के आसपास रहता है और सामान्य सेवाओं के लिए जो है आपके पास वो 26,000 करोड़ के आसपास जो है ये सामान्य सेवाओं के लिए गया है। तो एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा होता है उसी के लिए ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, ठीक। रुपए जो आपके पास आया और एक जो है रुपए गया, ये दो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो रुपए आया ना, जो सबसे ज़्यादा पैसा आया, मतलब सरकार ने जिससे पैसा कमाया, वो किससे कमाया सरकार ने पैसा, ये याद रखिएगा, स्वयं का कर, राजस्व कर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली स्लाइड, मतलब जहाँ पे कि पैसा आएगा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा भैया जो सबसे ज़्यादा जो है इनकम आपकी कहाँ से हुई है, ठीक, तो तब आपको पता होना चाहिए स्वयं का कर, राजस्व कर, यानी यहाँ से जो है सबसे ज़्यादा पैसा आया है। सबसे कम किससे वसूली हुआ है, ऋणों से, ऋणों से सबसे कम पैसा आया है भाई, ठीक। ऋण एवं अग्रिम वसूली, मतलब जैसे लोन वगैरह दे देते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है उससे जो रिकवरी हो रही है उससे कम पैसा आया है। अब उसके बाद किससे आएगा, उसके बाद किससे आया है, उसके बाद आपके पास आया केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से। जो केंद्र की जो सरकार होती है, यानी जो आपके पास केंद्र सरकार होती है जो बजट देती है। बजट का मतलब देखो कभी होता क्या ना, केंद्र की सहायता से मतलब सिंपल सा आप ये समझ सकते हैं कि देखो कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई आपदा आ गई तो सरकार क्या करती है, सरकार कुछ पैसा देती है, केंद्र सरकार देती है। अच्छा, सरकार को उसमें पैसा वापस नहीं देना होता है, तो वो सरकार का क्या है आपके पास अनुदान होता है। इसी टाइप से केंद्रीय कर होते हैं। केंद्रीय कर क्या होते हैं, ऐसे कर जैसे मतलब कोई भी कर होता है, कोई भी टैक्स होता है, उस टैक्स का कुछ भाग या कुछ पैसा जो है राज्यों को भी मिलता है, तो वो केंद्र करों में के अंतर्गत आ जाता है। और स्वयं का कर, राजस्व कर, यानी जो आपके पास स्टेट गवर्नमेंट जो कर लगाती है, जो टैक्सेस लगाती है, पेनल्टीज जो लगाती है गवर्नमेंट, उससे जो पैसा मिलता है। तो ये रुपए जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, वो इन पेनल्टी से आ रहा है जो सरकार खुद के टैक्सेस लगा रही है यहाँ पे उत्तराखंड में। हालांकि कभी अगर आप देखोगे ना तो पहले केंद्रीय करों का बहुत ज़्यादा होता था, शायद अगर मुझे ध्यान है 2023-24 में इसका सबसे ज़्यादा था। तो इसमें आपके पास ये वाला 38% ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा भैया, ठीक है। उसके अलावा आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 23.29% ये वाला आपके पास केंद्र सरकार से जो सहायता अनुदान मिलता है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ रहती है। यहाँ से भी आपके पास जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। याद रखना स्वयं का कर, राजस्व कर, जैसे आपके पास मैं बता ही देता हूँ यार, जीएसटी हो गया, आपका आबकारी हो गया, और वाहन कर हो गया, है ना, स्टाम्प ड्यूटी होगी। ऐसे जो कर होते हैं ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास राज्य सरकार द्वारा जो खुद पैसा कमाती है राज्य सरकार, जिससे केंद्रीय कर जिसमें क्या क्या होता है, जैसे कस्टम ड्यूटी होती है ना, तो सरकार क्या करती है, कुछ पैसा जो है राज्य को भी देती है। इसी टाइप से आपके पास करेत्तर राजस्व होता है, ये दिख रहा है आपको करेत्तर राजस्व। करेत्तर राजस्व का मतलब होता है जो टैक्स के अलावा सरकार जिसमें पैसा कमाती है, जैसे आपके पास रेलवे हो गया, जुर्माना हो जाता है, ठीक है, सरकारी कंपनी के जैसे मुनाफा वगैरह हो गया, ये उससे संबंधित होता है। केंद्र सरकार का सहायता अनुदान तो मैंने आपको बताया ही है ना, ऐसा खर्चा जो गवर्नमेंट को वापस नहीं लौटाना पड़ता है। जैसे कभी कोई आपदा आ गई, कोई राहत वाला हो गया, तो केंद्र सरकार ने बजट पारित कर दिया या पैसा दिया, तो वो सरकार को वापस नहीं करना होता है। तो ये केंद्रीय सहायता आपके पास 22.30% है, और इसका आपका 3rd नंबर पे आता है ना। इसी टाइप से आपके पास ये लोक लेखा शुद्ध होता है। लोक लेखा शुद्ध होता है ये जो सरकार के खाते में जो डिपॉजिट होता है, जैसे आपके पास जैसे बीमा वगैरह हो जाता है ना, इसी टाइप से आपका प्रोविडेंस फंड जैसे होते हैं, ठीक। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सी होती हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखी जा सकती है कि सरकार के पास इसका मालिकाना हक नहीं होता है। क्या होता है, देखो अगर मान लो किसी का प्रोविडेंस फंड है या किसी का आपके पास बीमा है, तो क्या सरकार का ये बीमा होगा, नहीं होता है। सरकार के पास तो अस्थायी तरीके से जो है ये पैसा आपके पास सेव होता है ना, सरकार कुछ टाइम तक क्या कर सकती है, इस पैसे को कहीं भी लगा सकती है,
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से मतलब आपके पास ये पैसा आता है। इसी टाइप से जो ऋण होते हैं, ऋण मतलब जो आपका लोन होता है, सरकार जो लोन देगी आपको, तो या फिर कुछ एडवांस देती है, उसको जो वापस करने से संबंधित होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। इसी टाइप से लोक ऋण होता है। लोक ऋण क्या होता है? जैसे बॉन्ड बेचना, है ना, जब सरकार मतलब कर्जा लेगी, तो जैसे बॉन्ड बेच दिया सरकार ने, है ना, सरकार बैंकों से लोन ले रही है, जनता से उधार ले रही है, तो ऐसे जो होते हैं वो लोक ऋण के अंतर्गत आपके पास आ जाते हैं। तो मैंने शायद इसको छोड़ दिया था, तो इसको ध्यान रखना। देखो यार, सबसे ज़्यादा स्वयं का कर है और उसके बाद लोक ऋण है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि ये वाला चार्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट। तो इसमें अब आपको है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने, देखो रुपये जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। सबसे ज़्यादा पैसा हमेशा से वैसे जो है भत्ते इस पे जाता था, अब जो है आपके पास ये अन्य व्यय में है आपका 28.97%। और देखो उसके बाद किस में आ रहा है आपके पास, जो वेतन होता है, पेंशन होती है, आपका सरकार जो भी आपका वेतन वगैरह देती है, तो उसमें जो है आपके पास जो है सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चार्ट जो है आपके पास क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। अगेन, सबसे अधिक धनराशि, शायद इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, ये सामाजिक सेवा में जो है सर्वाधिक आपको मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लगभग कितनी राशि आवंटित की जा रही है? या नारी शक्ति से रिलेटेड जितने भी आपके पास ये पैसे हैं ना, इन सबको रट लो। जैसे नंदा गौरा योजना 195, आपके पास महालक्ष्मी 30 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना ये 28 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण 15 करोड़, गंगा गाय महिला डेयरी 5 करोड़, और मुख्यमंत्री वात्सल्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 21 करोड़ रुपए। तो ये पैसे पूछेंगे कि भैया बताइए ये पैसे, देखो जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन क्या बनाया गया? नंदा गौरा योजना के अंतर्गत लगभग कितनी राशि आवंटित की गई? तो अब देखो नंदा गौरा में कितनी है? 195 है, तो बस ओके, इसमें तो आंसर ही नहीं है। नंदा गौरा योजना के लिए 195, इसमें तो आंसर ही नहीं है यार, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये हमने जो है अभी ऑनलाइन निकाला था, तो हो सकता है ऑनलाइन में कुछ अलग हो, बट खैर हम इसमें बात कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो होगी ये 157 करोड़ है। संभवतः हो सकता है कि न्यूज़पेपर में कुछ अलग हो, तो इसको जो है मैं आपको एक बार क्लियर करके बता दूंगा, क्योंकि ये तो हमने बजट से बनाया ना, ये पिक्स हैं आपकी किसकी, जो आपका न्यूज़पेपर में आती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा, इसीलिए मैं कह रहा था आपको बजट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से जो है आपके पास ये स्कीम्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, अब इसमें कितना जो है पैसा दिया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके पास 21 करोड़ रुपए, ठीक। अब इसमें जरा देख लेते हैं कि मातृत्व वंदना योजना थी, इसमें मातृत्व वंदना योजना नहीं है। खैर, तो यहाँ पे आपके पास 21 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं भैया। देखिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये आपके पास कुछ ये सारे पैसे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, अदरवाइज ये जो है वीडियोज़ काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी जो किट योजना है उसमें कितनी धनराशि जो है आवंटित की जाती है? तो लगभग 22 करोड़ रुपए इसमें जो है आपके पास आवंटित की जाती है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है यार, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो इसमें लगभग जो है आपके पास 14 करोड़ रुपए जो है आपके पास सरकार जो है इसमें आवंटित जो है किया है सरकार ने, ठीक है ना। तो ये बस एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी, आइडिया था आप लोगों के एग्जाम के लिए, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एग्जाम में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड फोर्स डेवलपमेंट के लिए इतने पैसे दिए जा रहे हैं, 100 करोड़ रुपए हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिए 40 करोड़ रुपए हैं, ये इसमें इतने करोड़ रुपए हैं, ठीक। तो इनको याद आप रख सकते हैं। मेगा इंडस्ट्री नीति देखिएगा, यहाँ पे देखो 35 करोड़ रुपए हैं। MSME जो आपके पास उद्योग होते हैं उसके लिए 50 करोड़ है, स्टार्टअप के लिए आपके पास 30 करोड़ रुपए हैं, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से आप लोग जो है इनको आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें मैं अभी ज़्यादा जाऊँगा नहीं। हाँ, एक बार जरूर जो है बजट को जरूर देख लें, जहाँ पे जो पैसा दिया गया उसको ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि एक चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं और साथ ही साथ में आपको एक पता चल जाता है कि यार इसमें कौन सी चीज़ें जो है एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है देखिएगा, इसी टाइप से महिलाओं के लिए क्या है भैया, समाज कल्याण में, शिक्षा में कितना बजट दिया जा रहा है, कृषि विभाग में कितना दिया जा रहा है, मिलेट जो मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो मिलेट मिशन का जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा अटल आयुष्मान में इतना करोड़ रुपए है ना, उद्यान विभाग में देखिएगा इतना पैसे लग रहे हैं, एप्पल मिशन में देखो 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी टाइप से उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास, यहाँ नहीं आएगा, पर्यटन विकास, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पर्यटन विभाग का भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप याद रखिए।
तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। तो आपको मैं अगेन फिर भी कह रहा हूँ कि एक बार बजट को जरूर देख लीजिएगा मोटा मोटा कि कौन से कितना पैसा जो है कहाँ पे सरकार जो है खर्चा कर रही है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको कि एक एमसीक्यूज़ के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन देने की, ताकि आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाए यार कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जब भी आप बजट देखेंगे ना, आपको ये समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लेकिन अब आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बन सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यार आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्द ही तैयार रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब वो आपके बजट से संबंधित नहीं होगी, कुछ आपके पास योजनाएं हैं, कुछ नए नाम हैं, उनसे रिलेटेड जो है आपके पास नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। जैसा आपको सपोर्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।